जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो मॉडर्न हिस्ट्री कवर करते हैं लोग, ये वीडियो नंबर तीसरा होने वाला है और इसमें हम लोग 400 से लेकर 600 क्वेश्चन को कवर करेंगे लोग। 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है और ये 400 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं लोग। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का 400 क्वेश्चन और 200 अभी इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में। कब किया गया था? 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया। अगला क्वेश्चन है कि 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी खिलाफत आंदोलन की, किसकी शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर थे। जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलनियों काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह भी थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश से फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महामानव के रूप में उदय, उनके कृतियों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों के भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांव में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ की आबादी में जागृति पैदा कर दी और स्वराज्य की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठाकर देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया। अगला क्वेश्चन है कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? यानी कि जो साराबंदी आंदोलन हुआ था 1922 में, यह किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 से आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही वर्ष 1928 में कोई कर नहीं यानी कि साराबंदी आंदोलन चलाया गया। ज्ञातव्य है कि कर न अदायगी का आंदोलन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में बारदोली से चलाने का विचार बनाया था, लेकिन चौरी चौरा की घटना के कारण यह योजना स्थगित कर दी गई। बिहार लोक सेवा आयोग ने त्रुटिवश साराबंदी आंदोलन न कर अदायगी की तिथि वर्ष 1928 के स्थान पर 1922 लिखा, जो गलत है। अगला क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? तो इसका सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था बारदोली सत्याग्रह का। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। आंदोलन किसके शोषण के खिलाफ था? तो जमींदारों के शोषण के खिलाफ था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि असहयोग आंदोलन के स्थगन असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका सही आंसर देखें तो ए नंबर यानी कि 1 2 3 4 यानी कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सही क्रम चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उसके बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, उसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना यानी कि स्थगित करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये चारों क्रम के अनुसार ही दिया गया है। सबसे पहले गोलीकांड हुआ था, उसके बाद ये थाना जलाया गया था और थाना में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। उसी कारण गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर, या कहाँ पे है चौरी चौरा, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक के जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इससे घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा से लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना था। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। वे युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक के संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे। ये रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से अनुप्राणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसके कारण यह काल भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। यह जो काल है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का काल माना जाता है। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। यानी कि किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया। साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था स्वराज दल की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया।
स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ, तो असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इस तरह यानी कि डैश करके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन अभी फिलहाल में नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यह 1999 का क्वेश्चन है, तो उस समय इसका चलन था। अभी फिल इन द ब्लैंक्स का चलन समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए वैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, किंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, अयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। किसने त्यागपत्र दे दिया? तो चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये जो दिया गया है यह क्या है? यह कथन है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा यह कथन कहा गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। प्रश्नगत कथन सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत 1928 में आया। कब आया? 1928 में। वर्ष 1919 के एक्ट को 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम व्यवहार में कहां तक सफल रहा तथा उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। किंतु ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने इसकी समीक्षा हेतु 2 वर्ष से पूर्व यानी कि 2 वर्ष पहले 1927 में ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन कहकर विरोध किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इसका विषय क्या था? भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक के राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किए गए। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसको मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम से बाद में जाना गया। इसे किस रिपोर्ट के नाम से जाना गया? तो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया और यह बाद में जाना गया। मोतीलाल नेहरू ही इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसमें सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार किया गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई थी, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथकीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष कब? तो 1929 में। कब किया गया था? तो 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे।
निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का सिद्धांत दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में 1929 में ईस्वी में लाहौर में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस से घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो भागलपुर में। कहां पे? भागलपुर में। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सियाराम सिंह के नेतृत्व में भागलपुर बिहार में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समाजवाद का समर्थक कौन था? और 1933 में ब्रिटिश देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसकी व्याख्या देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जवाहरलाल नेहरू का समाजवाद था वह किस देश के समाजवाद से प्रभावित था? तो सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। कब यात्रा की थी? तो 1927 में। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा इस मांग को उठाया गया था। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने की थी। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। दांडी यात्रा की गई तो 1930 में। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो 1930 में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों गांधी जी सहित कुल 81 के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। नमक कानून तोड़कर औपचारिक रूप से सैन्य अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। सैन्य अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेंगोड़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा की। कहाँ तक? वेदारण्य तक नमक यात्रा की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1930 में महात्मा गांधी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यह आंदोलन साबरमती से किया गया था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से किया गया था। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी?
दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो यह यात्रा 24 दिन चली थी। कितने दिन? 24 दिन। नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो यह चौकीदारी जो कर था उसके विरुद्ध सरकार का विरोध किया था बिहार के लोगों ने। किसके विरुद्ध? चौकीदारी कर के विरोध में। 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सारण और चंपारण जिले सत्याग्रह शुरू करने वाले बिहार के पहले 2 जिले थे। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा। यह जो कर था इसका विरोध अत्यधिक सफल कहाँ रहा था? तो बिहार में रहा था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक के बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। वह चौकीदारी कर के विरुद्ध सरकार के विरुद्ध किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका संगठित करने वाले कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती या रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। लाल कुर्ती संगठन ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया तथा श्रमजीवियों की हालत में सुधार की मांग की। ध्यातव्य है कि जब अन्य प्रांतों में मुसलमान स्वयं को सत्याग्रह आंदोलन से अलग रख रहे थे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सौर्य अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स या लाल कुर्ती आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा यह आंदोलन को आरंभ किया गया था। इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि जो यहाँ पे नाम दिया गया है उनमें से एक से अधिक हो सकता है आंसर। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन माम कुमारी, गौरी दास, सीसी दास, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे तथा साहिबाला राय इत्यादि महिलाओं ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? तो राजनीतिक कैदियों को छुड़ाने के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया, परंतु फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे को लेकर श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। किंतु तत्कालीन गवर्नर द्वारा कैदियों की रिहाई की बात मान लिए जाने के कारण श्री कृष्ण सिंह द्वारा सरकार का संचालन शुरू कर दिया गया। पुनः अक्टूबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के मुद्दे को लेकर उनकी सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश से इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस अधिवेशन में किस विषय के संबंधित प्रस्ताव रखे गए थे? तो स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रजा मंडल आंदोलन। उस आंदोलन का नाम क्या था? प्रजा मंडल आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजा मंडल आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कथन कौन सा है जो सही नहीं है? तो पहला ही कथन जो है वो सही नहीं है कि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं लोग कि चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये सत्य है, जो 1922 में हुआ था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। यह भी कथन सत्य है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसके पश्चात 10 मार्च 1992 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 10 मार्च 1992 को। अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को संपादित किया गया था। किसे? अल हिलाल को। अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, गुबार ए खातिर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जबकि जमींदार एवं द कॉमरेड की रचना क्रमशः सिराजुद्दीन, यानी कि सिराजुद्दीन की रचना कौन सा है? तो जमींदार है। और द कॉमरेड किसकी रचना है? तो मौलाना मोहम्मद अली की रचना कॉमरेड है द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। विकल्पगत सभी कथनों ने 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है। तो आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था। ये कथन गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये भी कथन गलत है। ये कथन सत्य है। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस से छोड़ दी। इसका सही से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 कथन सत्य नहीं है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसमें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिया एवं वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदित हो कि इस आंदोलन में शहर एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र के लोग शामिल थे और अब तक की स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इस समय हुए काउंसिल के चुनाव में मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया तथा 63 सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता के जिक्र है वह कौन है? यानी कि यह किसी किसान नेता के बारे में बताया गया है और उन किसान नेता का नाम पूछ रहा है। तो यह पूछ रहा है कि बाबा रामचंद्र के बारे में बताया गया है। यह जो कथन दिया गया है बाबा रामचंद्र के बारे में बता रहा है। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। ऑल इंडिया हरिजन संघ
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। पहले इस संगठन का नाम अस्सी प्रतिशत निवारण संघ था। वर्ष 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। कब लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की थी कि ब्रिटेन जून 1948 में पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देगा। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? यह बिहार के संदर्भ में पूछ रहा है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। 31 दिसंबर 1922 को टेकोरी पैलेस में हुई बैठक में चितरंजन दास ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसका नाम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया। वर्ष 1923 में इसका नाम स्वराज पार्टी कर दिया गया। बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई थी। बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिंसा था। तो यह सैन्य अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। किस आंदोलन का हिस्सा था? तो सैन्य अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। दिसंबर 1930 में सैन्य अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में बिहोर नामक स्थान पर चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों ने बंदूक से 27 बार छर्रे दागे जाने की परवाह नहीं की। अगले महीने बेगूसराय मुंगेर जिला में स्वतंत्रता दिवस के लिए एकत्रित भीड़ में भारी संख्या में ग्रामवासी आकर सम्मिलित हो गए और उपमंडल अधिकारी को एक गड्ढे में खदेड़ दिया। 146 बार गोलीबारी किए जाने के बाद वे विसर्जित हुए। सैन्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। किस पे महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। सैन्य अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया। अक्टूबर 1934 में गांधी जी ने अपना पूरा समय हरिजनोत्थान में लगाने के लिए सक्रिय राजनीति से स्वयं को हटाने का निश्चय किया। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था हरिजन, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनता है कि हरिजन क्या है? यह साप्ताहिक पत्रिका है या मासिक पत्रिका है? तो यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया था। मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो 1930 में। सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इससे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भाग लेने वालों में प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में
किसने भाग लिया, यानी कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दलित नेता भीमराव अंबेडकर, दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सौन्य अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार होगी। यानी कि इससे समझौते के अनुसार क्या क्या बातें हुई थी उसको देखते हैं लोग, कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सौन्य अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार भी दिया गया। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति भी दी गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई, परंतु इस समझौते ने जनता को निराश किया, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी न दिए जाने की जनता की मांग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। कहाँ पे, लंदन में, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह किस प्रश्न पर असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। अंततः सांप्रदायिक के गतिरोध के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे, तो लंदन से। कहां से, लंदन से। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में 7 दिसंबर 1931 से प्रारंभ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, किंतु 28 दिसंबर 1931 को वह लंदन से खाली हाथ निराश होकर बंबई पहुंचे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा के द्वारा की गई थी। सारण और चंपारण जिले बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने वाले पहले 2 जिले थे।
पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। 24 सितंबर 1932 को 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के अनुयायियों के मध्य पूना समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? तेज बहादुर सप्रू। वायसराय इरविन ने देश में सौहार्द की वातावरण उत्पन्न करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू तथा एम आर जयकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ? तो इरविन गांधी या गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक के समूह बनाया गया। तो अछूतों के लिए। किसके लिए बनाया गया था? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई जिनके सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। मुसलमान और सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, महिलाओं को तो पहले से ही अल्पसंख्यक माना जाता था। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। पूना समझौता का उद्देश्य था, यानी कि पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या? दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई जबकि सांप्रदायिक के अधीन निर्णय में केवल 71 सीटों की ही व्यवस्था की गई थी तथा केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो क्रमशः 71 और 148 सीटें दी गई। कितनी? 71 और 148। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो यह बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था बहिष्कृत भारत को। बहिष्कृत भारत जनरल को भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। इन्होंने जुलाई 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अपने किससे कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी समिति 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल पारित किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यानी कि सबसे पहले हो जाएगा साइमन कमीशन के बाद डांडी मार्च के बाद गांधी इरविन समझौता और उसके बाद पूना समझौता।
डांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में इसकी शुरुआत होती है। साइमन आयोग का गठन 1927 में होता है। पूना समझौता 1932 में और गांधी इरविन समझौता 1931 में। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल को में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। यानी कि लॉर्ड इरविन का कार्यकाल देखा जाए तो इसका कार्यकाल 3 अप्रैल से लेकर 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 तक था और इसी के कार्यकाल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो जोरावर सिंह ने। किसने किया था? जोरावर सिंह ने। कश्मीर के डोगरा शासक गुलाब सिंह के सेनानायक और किश्तवाड़ के गवर्नर जोरावर सिंह ने 1834 और 1841 ईस्वी के बीच लद्दाख के बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। वे 1841 ईस्वी में पश्चिमी तिब्बत अभियान के दौरान युद्ध में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो 1935 का अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कथन कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील की प्रणेता तथा गुट निरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1930 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इससे सभा का विस्तार बिहार के गांव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। कहाँ पे? पटना में। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस से महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, कब हुई थी? तो वर्ष 1934 में हुई थी। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा यूं महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। इसके महामंत्री कौन थे? तो दीवान चमनलाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? इसका क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेकर 1939 था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन राय, मुजफ्फर अहमद,
श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। कांग्रेस समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और किस स्थान पे? तो पटना में। संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। अन्य सदस्य के रूप में देखा जाए तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रमदास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। किस पार्टी से? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक के नाम से पहचाने जाते हैं। किस नाम से? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश से दिवस मनाया गया। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल यानी कि लाहौर के किले से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से निर्वाचित हुए तो सुभाष चंद्र बोस। कौन निर्वाचित हुए? तो सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा, जो गुजरात अभी वर्तमान में हरिपुरा कहाँ है? तो हरिपुरा अभी वर्तमान में गुजरात में स्थित है। हरिपुरा अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था प्रांतीय सरकारों का गठन। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास में 65% मतों के साथ 215 में से 159 सीटें, बिहार में 75% मतों के साथ 152 में से 98 सीटें, मध्य प्रांत एवं बरार में 61% मतों के साथ 112 में से 70 सीटें, संयुक्त प्रांत 75% मतों के साथ 228 में से 134 सीटें तथा उड़ीसा में 60% मतों के साथ 60 में से 36 सीटें में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल बंगाल, पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस से सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रही। कहाँ पे? तो बंगाल, पंजाब तथा सिंध में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने में वंचित रही। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित की। अब कुछ नोट पॉइंट दिया गया, उसको देखते हैं लोग कि बंबई में कांग्रेस को लगभग पूर्ण बहुमत 56% मतों के साथ 175 में से 86 सीटें मिला था। अयोध्या सिंह की पुस्तक भारत का मुक्ति संग्राम में बंबई में भी कांग्रेस का पूर्ण बहुमत
175 में से 88 सीटें दिखाया गया है, जो कि अन्य स्रोतों के अनुसार सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत सरकार अधिनियम को 1935 को, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसे गुलामी का चार्टर बताया। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को सुभाष चंद्र बोस ने गुलामी का चार्टर बताया। इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और भारतीय राज्य दोनों शामिल थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय था। इस अधिनियम के तहत जो केंद्रीय विधानमंडल था वह किस प्रकार का था? तो द्विसदनीय था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला क्वेश्चन है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों यानी कि राजाओं ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर एस्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। एस्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उसे सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? इसका गठन 1927 में किया गया था। कब किया गया था? 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभ्यंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध यह कब हुआ था? तो वर्ष 1939 से लेकर वर्ष 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था। यानी कि विंस्टन चर्चिल का कार्यकाल कब से कब तक था? तो वर्ष 1940 से लेकर वर्ष 1945 तक। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो यह रहमत अली के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया। पाकिस्तान की रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से किया गया था। यानी कि पाकिस्तान का मतलब देखा जाए तो पी से आपको पंजाब हो जाएगा, ए से अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, के से कश्मीर, एस से सिंध और तान से हो जाएगा बलूचिस्तान। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा
मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष, यानी कि कब प्रस्ताव पारित किया गया था? वर्ष 1940 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। वर्ष 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया, जिसमें विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे तथा ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही बने थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो इस सत्याग्रह को विनोबा भावे ने आरंभ किया था। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखे हैं? यानी कि यह कथन शेरशाह सूरी के बारे में कहा गया है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो H.G. कीन्स के द्वारा कहा गया है। H.G. कीन के द्वारा कहा गया है। H.G. कीन शेरशाह सूरी के बारे में लिखते हैं कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इससे पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। दरअसल शेरशाह के बारे में यह टिप्पणी उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि बहुत ही कम समय में शेरशाह ने भारत में मुगलों से सत्ता की बागडोर छीनकर अपने हाथ में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? तो महात्मा गांधी ने। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण उन्हें ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। महात्मा गांधी जी को किससे नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट कहा जाता है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1946 में। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। इसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि डैश जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये शब्द किसने लिखे? यह शब्द एस गोपाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एस गोपाल के द्वारा। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह कथन एस गोपाल का है। यह कथन किनका है? तो एस गोपाल का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। डैश युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? तो यह शब्द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो डी नंबर इसका सेंस हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। आजाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा था। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा था। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने अभिवादन किया था। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को 1733 ईस्वी में मिलाया गया था। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला सेंट्रल डिवीजन जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल तथा मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा था ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी एवं दक्षिण बंगाल शामिल थे। तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें? तो रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने यह सूचित किया था। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी नामक के ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत ही बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। किन्होंने मार्गदर्शन किया? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने मार्गदर्शन किया। 11 अगस्त 1942 को बिहार के पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का मार्गदर्शन नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। इस दौरान राष्ट्रवादी युवकों ने पटना स्थित सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया। इस पर पटना के कलेक्टर डब्ल्यू.जी. आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक के घायल हुए। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने।
सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ है सबका, सर्व का अर्थ क्या होता है तो सबका, तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान, उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था तो महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था। अगला क्वेश्चन है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटे हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक था। तो जवाहरलाल नेहरू के दृष्टि से, किसके दृष्टि से, जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। कितने सप्ताह रहे थे तो 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942 तक के। और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिक चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो टूट रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व? तो इनमें से किसी ने भी नहीं, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता कोई नहीं था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो 9 अगस्त 1942 को। कब से? 9 अगस्त 1942। 7-8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस से कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। कब हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1942 को और 9 अगस्त को। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस, कहाँ पे? आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। तो कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे? तो आगा खां पैलेस में। कहाँ पे? आगा खान पैलेस में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्नगत कथन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे।
8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 से भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों यह महत्वपूर्ण है 8 अगस्त 1942? क्योंकि इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। 6 जुलाई 1942, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, आशफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो श्री कृष्ण सिंह के बारे में कहा जा रहा है। बिहार केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह को। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो उषा मेहता ने खुफिया रेडियो प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था। इसमें उषा मेहता रेडियो संचालन करने वाले समूह की महत्वपूर्ण सदस्य थीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? सबसे अधिक व्यापक किस क्षेत्र में रहे थे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर 1 और 4, बिहार और संयुक्त प्रांत में उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य JB कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। कहाँ पे? बक्सर जेल में। ऑप्शन में बक्सर नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पे स्टार दिया गया है। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली के त्योहार पर हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को दीपावली के दिन जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया वे थे, तो कौन कौन से थे? यानी कि हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था दो नेताओं को, तो कौन कौन से थे? तो शिव कुमार और रामानंद थे। कौन? शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। इन दोनों के अतिरिक्त कुछ अन्य सहयोगियों ने भी इस पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका गठन 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन वर्ष 1908 में पटना में किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता सैयद अली इमाम ने की थी। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना था। कौन था? पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस के इससे दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुई, जिसमें पटना अधिक के प्रभावित रहा। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किए। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशफ अली के नाम प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता सक्रिय रहा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आजाद दास्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो क्रिप्स मिशन का आगमन यह सबसे पहले हुआ, यानी कि ये चारों जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे पहले कौन सा हुआ था? क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन अक्टूबर 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946। अतः दी गई घटनाओं में सर्वप्रथम स्टॉप क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन था। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन देखते हैं लोग कि कथन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। तो यह कथन सत्य है। उसके बाद कारण देखते हैं लोग कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये कथन गलत है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सत्य। एक कथन जो सत्य है और परंतु आर क्या है? कथन असत्य है। कथन ए सत्य है किंतु आर असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक वे किसी
समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। मार्च 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया। आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे, जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे तो भूलाभाई देसाई थे। कौन थे? भूलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सरतेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। 1943 में आज़ाद हिंद फौज यानी कि INA अस्तित्व में आई तो कहाँ पे? सिंगापुर में इसे बनाया गया था। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। कहाँ पे? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई तो 21 अक्टूबर 1943 को। कब? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है कि INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो डॉक्टर मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उनमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो जनरल मोहन सिंह ने। किसने सहायता की थी? जनरल मोहन सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो यह जर्मनी में जोड़ा गया। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व यानी कि नाम से पहले नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी के साथ नहीं, यानी कि इन तीनों आंदोलनों में से किसी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो सिलभद्र याजी। कौन थे? सिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे।
सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया? तो स्वराज द्वीप। क्या नाम दिया था? स्वराज द्वीप रखा था। आजाद हिंद फौज के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया था तथा अंडमान द्वीप का नाम शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज्य द्वीप रखा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है कि बारदोली कहाँ पे है? तो बारदोली गुजरात में है, चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में और नोआखली पश्चिम बंगाल में। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर। बारदोली गुजरात राज्य में स्थित है। बारदोली किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहीं पर असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हिंसक भीड़ ने एक थाना जला दिया, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। यरवदा जेल महाराष्ट्र में स्थित है। यरवदा जेल कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। नोआखली पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां स्वतंत्रता के समय भीषण दंगे हुए थे। कैबिनेट मिशन भारत में आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव के पद पर थे, तथा अन्य 2 सदस्य स्टॉपर्ट क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, तथा एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सर पी लॉरेंस के द्वारा, यानी कि सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा की गई थी कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता। इनमें से कौन 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड यह सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। सर स्टॉपर्ट क्रिप्स सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो वेवेल नहीं थे। कौन थे? वेवेल नहीं थे। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जे एंड्रयू कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगर 3 याद रहता है तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है कैबिनेट मिशन का तो बन जाएगा। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक के कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन जो 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत विभाजन सत्ता हस्तांतरित के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक के अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक 13
13 मई 1942 में बहुमत प्राप्त किया। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया, तो 1853 में इसको स्वीकार किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, परंतु धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई? तो 24 से घटाकर 18 कर दी गई। उसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। नियुक्तियां अब प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जानी थी, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत। किसके तहत? 1786 के एक्ट के तहत। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लेना चाहता था। 1786 के एक्ट के अनुसार इसे स्वीकार कर लिया गया तथा विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की, तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। क्या लागू की? तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार स्थापित हो गई। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में अंकित नामों का स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेल करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ताराचंद के द्वारा लिखा गया है। दूसरा देखते हैं लोग कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसके द्वारा लिखा गया है? तो के दत्ता के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? के दत्ता के द्वारा। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। उसके बाद है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। अगला है कि आवर इंडियन मुसलमान्स यह W हंटर के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद द्वारा लिखित भारत का स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है। आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। इसकी कथानक के सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह हुआ था पर आधारित है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की कृति है और इंडियन मुसलमान W हंटर की रचना है एवं के दत्ता ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। किसने किया था? तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरुआत किया था। अमेरिका वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। इसके माध्यम से सामाजिक सुधारों की आवाज उठाई गई और वर्ष 1910 में भारतीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो वैलेंटाइन सिरोल थे। कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल गंगाधर तिलक को किसके द्वारा भारत में अशांति का जन्मदाता कहा गया? तो वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। फलतः तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1865 ईस्वी में लिखित यह उनका पहला उपन्यास है। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह, विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन जो अखबार था इसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया।
झंडा गीत किसने लिखा है? जो झंडा गीत है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्यामलाल पार्षद के द्वारा। किसके द्वारा? श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया है। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। झंडा गीत की रचना का श्रेय किसे प्राप्त है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद को प्राप्त है। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो 6 वर्ष की इन्हें जेल हुई थी। कितने वर्षों की? 6 वर्ष की। जून 1908 में तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ ही राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे, तो सी राजगोपालाचारी। वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। वर्ष 1952 से 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। ये इनके द्वारा किस पार्टी का गठन किया गया? तो स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता नगर में 7 मई 1861 को हुआ था। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया, जो वर्ष 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वे गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो यह नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो किसके प्रवेश से? तो महारों के द्वारा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली यानी कि यह तमिलनाडु में है में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और महार समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने। किसने? अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वे स्वयं और सुचिता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठन करती थी। अरुणा आसफ अली भारतीय राजनीति में 1947 के बाद 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मास्को कहाँ पे? तो रूस में मास्को की यात्रा की। 1954 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में दिल्ली की मेयर भी बनी। फिर पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की। इस तरह उन्होंने 1947 के बाद भारतीय राजनीति में सर्वाधिक योगदान दिया। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। कौन थे? लियाकत अली खान। पुनर्गठित अंतरिम सरकार अक्टूबर 1946 में वित्त मंत्री का पद लियाकत अली खान के पास, गृह विभाग सरदार पटेल के पास तथा विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की? तो यह बात सरदार पटेल ने की। किसने की? सरदार पटेल ने। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग।
वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग, बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह विभाग था। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग। कौन सा विभाग? खाद्य एवं कृषि विभाग। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक थे और 1923 के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश से भारत के पंजाब प्रांत, भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले अब पाकिस्तान में है कि एक गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी, बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी या फकरे अफगान आदि नामों से जाने जाते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो यह अमहरा गांव से थे। रामचंद्र शर्मा अमहरा कहाँ पे? तो पटना के निवासी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता कौन थे? तो रामचंद्र शर्मा थे। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेजा गया था। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया नेहरू जी ने। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही है कि शांति, निःशस्त्रीकरण तथा जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सकें। ध्यातव्य है कि सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में। माउंटबेटन ने घोषणा किया कि विभाजनोपरांत अस्तित्व में आए जो दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार सरदार पटेल को सौंपा। किसे सौंपा? सरदार पटेल को सौंपा। सरदार पटेल ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला और बीपी मेनन ने उनके सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभाली। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक के वर्चस्वशाली जाति डोमिनेंट कास्ट नहीं थी, तो कुर्मी नहीं थी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी जाति वर्चस्वशाली नहीं थी।
देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद देवबंद आंदोलन से संबंधित थे। उन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया। वे वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। तो कब चुना गया? दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? किस साल में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया गया। मद्रास और बम्बई को किसके अधीन कर दिया गया? तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो 1955 था, यह ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक कानून नहीं था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पारित किया गया था। जबकि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह किसके द्वारा पारित किया गया था? तो भारतीय संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो 1835, 1867, 1878, 1908 में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किए गए थे। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसे किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, यानी कि दोनों की स्थापना कब की गई थी? तो 1925 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। कहाँ पे? कानपुर और नागपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। इन्होंने क्या किया था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, एडल्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी। चार्ल्स एंड्रयूज का जन्म 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वह वर्ष 1904 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा।
भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी सत्ता में थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल वर्ष 1945 से वर्ष 1951 तक था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930-32 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? 1912 में बदली गई थी। कब बदली गई थी? 1912 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो 1784 में। कब हुआ था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान थे कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामले को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ का भाग था। किसका भाग था? आनंद मठ का। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो कांग्रेस में हुआ था। जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल ने कांग्रेस से खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उसके सचिव बनाए गए। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। यहाँ पे हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त होता है और इसके बाद इसी बुक का पॉलिटी सेक्शन चालू करेंगे।